बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आपने इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग सीखना शुरू की है तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर आप सीखेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के मीनिंग्स हुए अकाउंटिंग की मुसावात। अब अकाउंटिंग की मुसावात हर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को सीखना बहुत ज़रूरी होता है और आपको एक गैस की बात भी बता देते हैं कि इसका पेपर में 90% चांस होता है कि इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर में भी अक्सर लग जाता है। चाहे आप डी कॉम कर रहे हैं या आई कॉम कर रहे हैं तो आपको ये लाजमी आना चाहिए और बी कॉम के स्टूडेंट्स की बेसिक बुनियाद के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे वीडियो की जानब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आज की वीडियो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ये अकाउंटिंग की मुसावात है। अब अकाउंटिंग की मुसावात जो हमें बताती है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स क्या होते हैं? कारोबार में जितने भी असासाजात होते हैं जो कारोबार की मलकियत में हो और जिनसे इस्तिफादा हासिल करके, जिनसे फायदा हासिल करके हम नफा हासिल करते हो उसे हम एसेट्स कहते हैं। कारोबार के एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? अमूमन कैश होता है, बैंक होता है, गुड्स होते हैं, फर्नीचर होता है, इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होती है, ये सारे एसेट्स होते हैं। इसके अलावा एक और एसेट डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, क्योंकि जो पैसे हमने लोगों से लेने होते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं या अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं और ये भी बिजनेस का एसेट होता है। तो अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है ये है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज के कारोबार के जितने भी असासाजात होंगे वो कारोबार की लायबिलिटीज यानी कि कर्जों प्लस ऑनर्स इक्विटी और मालिक का जो सरमाया होगा उसके बराबर होंगे। यानी कि एसेट्स होते हैं बिजनेस के असासाजात होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं जो कारोबार के ऊपर कर्जा जात होते हैं। कारोबार ने जो लोगों के पैसे अदा करने होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, जो लोगों के पैसे हमने देने होते हैं उन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं। उसके अलावा आगे क्या है? ऑनर्स इक्विटी यानी कि मालिक का सरमाया। मालिक ने जो पैसा कारोबार में लगाया होता है बेसिकली वो भी कारोबार के ऊपर एक किस्म का कर्जा ही है। हमने एक कंसेप्ट भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो सेपरेट जो कंसेप्ट होता है, जो बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस जो है वो मालिक से एक अलग हैसियत रखता है। ठीक है, उसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि मालिक अलग चीज है और बिजनेस अलग चीज है। तो जो मालिक का पैसा लगाया गया होता है वो बिजनेस के ऊपर एक किस्म का कर्जा होता है, बिजनेस के ऊपर वो मालिक का कर्जा होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी कि असासाजात बराबर हैं कर्जाजात प्लस सरमाया मालिक का। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब जो बच्चे अभी पहली दफा अकाउंटिंग इक्वेशन को सीख रहे हैं उनके लिए आज का जो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस लेक्चर में हम बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बुनियाद क्या है या इसकी चंद बेसिक चीजें क्या हैं जिनको सीखकर आप इस चैप्टर को करने के काबिल हो जाएंगे। चंद मिनट में आपको सिखाई जाएंगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप चैप्टर को अच्छी तरह सीख सकें और चैप्टर को अंडरस्टैंड भी कर सकें। आइए, इस चैप्टर में हर सवाल की जो पहली ट्रांजैक्शन होगी वो ये होगी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कि इन न्यूमेरिकल में हमने ये सीखना है कि बिजनेस की किस चीज में इजाफा हो रहा है और किस चीज में कमी हो रही है। जैसे पहली एंट्री ये आती है, पहली ट्रांजैक्शन ये आएगी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि हमने
कैश से बिजनेस शुरू किया, मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो इसका आएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपया। तो अब बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आ रहा है, बिजनेस के कैश में 1 लाख रुपया का इजाफा हो रहा है, और साथ ही जो पैसा मालिक लेके आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस के कैपिटल में भी 1 लाख रुपया इजाफा हो रहा है। कैपिटल का दूसरा नेम ऑनर्स इक्विटी है। तो हर सवाल की पहली जो ट्रांजैक्शन है वो यही होगी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर आगे हम परफॉर्मा भी बनाएंगे और उसको देख के इसको क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम परफॉर्मा बनाते हैं, तो इंशाल्लाह परफॉर्मे पे आपको मजीद क्लियर आप हो जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अकाउंटिंग इक्वेशन के परफॉर्मा की जानिब बढ़ते हैं। इसका परफॉर्मा क्या होना चाहिए? ये इक्वेशन का परफॉर्मा है, सबसे ऊपर आपका नेम आता है। सपोज XYZ, यहां पर हमने नेम रखा। आप जो क्वेश्चन के अंदर नाम आएगा आप वो नाम इधर लिख देंगे। अगर कोई भी नाम नहीं आएगा तो आप यहां पर नेम लिखकर आगे डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद आता है अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट, अकाउंटिंग की मुसावात की स्टेटमेंट, तो ये आप लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट। नीचे आता है फॉर द मंथ ऑफ मई, आगे जो भी ईयर होगा 2024 जो भी साल होगा वो आप लिख देंगे, या जो क्वेश्चन के अंदर ईयर होगा वो आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद यहां पर एक कॉलम बनता है सीरियल नंबर का, यहां पे आप एंट्रीज का सीरियल नंबर लिखते हैं। देन उसके बाद ये जो बड़ा कॉलम है यहां पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, के एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। उसके बाद ये कैश का कॉलम बनेगा, यहां पर सारे एसेट्स आएंगे। ये जो इतनी बड़ी जगह खाली है यहां पर सारे एसेट्स आएंगे, और यहां पे हम डबल लाइन लगाएंगे। ये डबल लाइन हमें बताती है कि ये दो साइड्स जो है ना ये सेपरेट है, ये सेपरेट साइड है और ये वाली साइड सेपरेट है, ये दोनों साइड्स अलग अलग है। तो ये डबल लाइन इन दोनों को साइड पे कर रही है। यहां पे एसेट्स आएंगे, जैसे गुड्स आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, इक्विपमेंट आएगा। जो जो हम आगे क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शंस आती जाएंगी हम उनके जो है ना वो देखते जाएंगे। उसके बाद यहां पर क्रेडिटर्स आ जाता है। क्रेडिटर्स ये कारोबार के ऊपर जो भी कर्जा चढ़ेगा वो हम लिखेंगे, और साथ आखिरी जो कॉलम आता है वो ऑनर्स इक्विटी के नीचे ये कैपिटल यानी कि सरमाया, जो मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया था, ये वो वाला है। हर कॉलम के ऊपर आपने रुपीज ये लाजमी लिखना है, ये प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। और क्वेश्चन जहां पर एंड हो तो वहां पर आपने ये डबल लाइन लगाना जरूरी होता है, डबल लाइन लगाना जरूरी था। तो आइए, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे परफॉर्मा से पहले कि अकाउंटिंग की इक्वेशन की जो बेसिक चीजें हैं वो क्या हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली ये देखना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है उससे कारोबार की किस चीज में इजाफा हो रहा है और किस चीज में कमी हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन की पहली एंट्री ये होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया तो आप 1 लाख रुपए कैश में इजाफा कर दोगे, और जो पैसा मालिक लेके आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, तो 1 लाख रुपए आप कैपिटल में लिख दोगे। यूं ये दोनों साइडें बराबर रहेंगी, इधर भी 1 लाख है और इधर भी 1 लाख है। फर्ज करें कोई ऑनर है वो कैश से, अकेले कैश से नहीं बल्कि 2-3 चीजों से बिजनेस स्टार्ट करता है। कैसे ट्रांजैक्शन आएगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड गुड्स। कैश वो लेके आ रहा है 1 लाख रुपया, और बैंक का जो पैसा लेके आ रहा है वो है 50,000 रुपया, और 30,000 रुपए की वो गुड्स लेके आ रहा है। 1 लाख कैश, 50,000 रुपया बैंक में और 30,000 रुपया गुड्स में। तो आप 1 लाख कैश में लिख दोगे, यहां पर बैंक का कॉलम बनाओगे और वहां पर आप 50,000 रुपए लिख दोगे, साथ ही आप गुड्स का कॉलम बनाएंगे और वहां पे आप 30,000 लिखेंगे। तो 1 लाख जमा 50,000 जमा 30,000, तो टोटल आपका ऐड करने से 1,80,000 रुपए की अमाउंट बनेगी। तो वो सारा पैसा आप कैपिटल में लिख देंगे, क्योंकि जो पैसा मालिक लेके आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। चुनाचे हमने ये सीख लिया कि अगर वो सिर्फ कैश लेके आएगा कैश में इजाफा होगा और कैपिटल में इजाफा होगा। अगर वो 2-3 चीजें लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, बैंक लेके आ रहा है, गुड्स लेके आ रहा है, बिल्डिंग लेके आ रहा है, 4 चीजें ले आया है, तो यहां पर कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, गुड्स का कॉलम, बिल्डिंग का कॉलम, चारों में आप रकम पुट करेंगे, उसकी अमाउंट पुट करके सबको जमा करके आप कैपिटल में लिख देंगे। चुनाचे आपको जो पहली ट्रांजैक्शन है उसके बारे में समझ आ गई। हर क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ करेगी। आगे बढ़ते हैं।
हम खरीदने की एंट्री सीखते हैं, नकद खरीदने की। फर्ज करें एंट्री आएगी या ट्रांजैक्शन आएगी, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, मैंने बिल्डिंग खरीदी और नकद खरीदी। अब मेरे पास से कैश जा रहा है और बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है। कैश में कमी हो रही है, और सॉरी कैश में कमी हो रही है और बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है। तो फर्ज करें आपने 50,000 की बिल्डिंग खरीदी है, आप 50,000 रुपए कैश में कमी कर दोगे, यहां बिल्डिंग का कॉलम बनाओगे क्योंकि वो आपका एसेट है, बिल्डिंग में 50,000 रुपए का इजाफा कर दोगे। इसी तरह परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है। फर्नीचर का कॉलम बनाओगे, उसमें इजाफा कर दोगे, साथ आप कैश में कमी कर दोगे। इसी तरह एंट्री फर्ज करो आती है परचेज सप्लाईज फॉर कैश या स्टेशनरी फॉर कैश, तो स्टेशनरी में आप इजाफा कर दोगे, कैश में कमी कर दोगे। परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, सामान को कहते हैं, इक्विपमेंट में इजाफा हो जाएगा, कैश में कमी हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, आपको नकद खरीदने की बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं कि अगर हम उधार खरीदते हैं, जैसे उधार की पहचान पहले मैंने आपको बताई हुई है कि 3 चीजें आ जाए तो वो उधार की एंट्री होती है। ऑन क्रेडिट आ जाए, ऑन अकाउंट आ जाए, या फिर किसी का नाम आ जाए। ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या किसी का नाम, ये तीनों, अगर इन तीनों में से कोई एक बात आ जाए तो आपने समझ लेना है कि आपकी उधार की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे एंट्री आएगी या ट्रांजैक्शन आएगी, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम अहमद, मैंने अहमद से बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए की। तो मेरे पास बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है लेकिन कैश नहीं जा रहा, कैश नहीं जा रहा, बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है। तो आप यहां पर बिल्डिंग का कॉलम बनाएंगे, बिल्डिंग में 1 लाख रुपए इजाफा कर देंगे, कैश में तो कमी नहीं हो रही, आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज आ रहा है। 1 लाख रुपए आपके क्रेडिटर बन रहे हैं। क्रेडिटर को हम अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। तो आपका इस क्रेडिटर में 1 लाख रुपए इजाफा हो जाएगा। क्रेडिटर का दूसरा नाम होता है अकाउंट पेएबल, हमने इनके पैसे देने होते हैं। 1 लाख रुपए आपके कर्जे में इजाफा हो गया और 1 लाख रुपए की बिल्डिंग में इजाफा हो गया। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन आती है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, हमने अशिया उधार खरीदी है, तो गुड्स में इजाफा हो रहा है, आप यहां पर गुड्स का कॉलम बनाएंगे, गुड्स में इजाफा कर देंगे, साथ ही आपके कर्जे में इजाफा हो रहा है, आप कर्जे में इजाफा कर देंगे। इसी तरह अगर आती है परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट, हमने सप्लाईज उधार खरीदी है, सप्लाईज में आप इजाफा कर देंगे और क्रेडिटर में आप इजाफा कर देंगे। अभी तक हमने 3 चीजें सीखी हैं। जब बिजनेस शुरू किया जाता है, अगर कैश से शुरू करेंगे, कैश में इजाफा होगा, कैपिटल में इजाफा होगा। अगर 2-3 चीजों से शुरू करेंगे, कैश, बैंक या किसी और चीज में, तो उन 2-3 चीजों के कॉलम बनेंगे, उनमें इजाफा होगा, साथ कैपिटल में इजाफा होगा। अगर कोई चीज नकद खरीदेंगे, परचेज मशीनरी फॉर कैश, कैश में कमी हो रही है, मशीनरी एसेट है उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें मशीनरी में इजाफा कर देंगे। उधार खरीदेंगे, परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट, हमने मशीनरी उधार खरीदी है तो मशीनरी में इजाफा कर दें, कैश में कमी नहीं हो रही तो आप फिर क्रेडिटर में इजाफा कर देंगे, आपके कर्जे में इजाफा हो रहा है। तो 3 चीजें हमने सीख ली हैं। अब हम बेचने की एंट्री सीखते हैं। बेचने की एंट्री क्या होती है, जैसे सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, मैं मशीनरी बेच रहा हूं और कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश में इजाफा हो जाएगा और मशीनरी जो यहां पर पड़ी होगी, फर्ज करो 1 लाख की आपके पास मशीनरी पड़ी थी, आपने उसमें से 70,000 रुपए की मशीनरी नकद बेची है, तो 70,000 रुपए मशीनरी में कमी हो जाएगी और 70,000 रुपया आपके कैश में इजाफा होगा। इसी तरह 70,000 आपके कैश में इजाफा हो जाएगा और 70,000 आपकी मशीनरी में कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर एंट्री ऐसी आती है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर नकद बेचा तो फर्नीचर में आपकी कमी हो जाएगी। कैसे, फर्नीचर, आपने फर्नीचर 20,000 का सेल किया है तो 20,000 आपका फर्नीचर में लेस हो जाएगा और 20,000 आपका कैश में ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। फर्ज करें आपने गुड्स बेची हैं, गुड्स बेची हैं आपने, ये फर्ज करो मेरे पास गुड्स पड़ी हैं, 50,000 की गुड्स मेरे पास पड़ी हैं, मैंने उनमें से 20,000 की गुड्स बेची हैं, लेकिन उस पे मैंने नफा भी कमाया। कैसे, एंट्री आएगी या ट्रांजैक्शन आएगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 दैट कॉस्ट 10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 विच कॉस्ट 10,000। यानी कि इसका तर्जमा ये हुआ, इसके मीनिंग्स ये हुए कि आपने 10,000 की जो गुड्स हैं वो 15,000 की सेल की हैं। तो आपने ऐसी एंट्री में सबसे पहले यह देखना होता है कि आपको प्रॉफिट कितना आया।
तो जितना आपको प्रॉफिट आया होगा, 5,000 पे आपको इस एंट्री में प्रॉफिट आ रहा है 5,000, तो प्रॉफिट आपने कैपिटल में ऐड कर देना है। प्रॉफिट कहां ऐड करना है? कैपिटल में, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है, आपकी अर्निंग है। तो प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। कैपिटल में हर रेवेन्यू या इनकम ऐड हो जाती है। एवरी रेवेन्यू या एवरी इनकम आपने कैपिटल में ऐड करनी होती है। ये आपको प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपया कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और आपकी जो गुड्स की कॉस्ट थी, उनकी जो लागत थी, वो 10,000 रुपए की थी, और 10,000 रुपया आपकी गुड्स में कमी हो जाएगी। 15,000 आपके पास कैश में इजाफा होगा, तो 15,000 कैश में आप इजाफा कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी आपने सीख लिया कि जब हम अशिया को, गुड्स को बेचते हैं प्रॉफिट पर, जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 विच कॉस्ट 3,000, के 3,000 की अशिया हमने 5,000 की बेची। तो अब इस मिसाल में हमें 2,000 प्रॉफिट होगा, तो हम जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और गुड्स की जितनी कॉस्ट है उतनी हम गुड्स में कमी कर देंगे, और 5,000 हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश में 5,000 इजाफा हो जाएगा। तो मैंने अब आपको सिखा दिया कि जब हम नकद बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, हम कैश में इजाफा करते हैं, और जो चीज हमसे जा रही होती है, जो चीज हम बेच रहे होते हैं, उसमें हम कमी कर देते हैं। इसी तरह अगर हम उधार बेचेंगे, जैसे सोल्ड मशीनरी टू अली को मैं मशीनरी बेच रहा हूं 10,000 रुपए की, तो मेरे पास से मशीनरी में कमी हो रही है, मशीनरी में कमी हो रही है। तो जब मशीनरी यहां पे कॉलम बना होगा, तो मैं मशीनरी में कमी कर दूंगा, और साथ ही एक नया कॉलम बना दूंगा डेटर्स का। डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, ये वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस ने पैसे वसूल करने होते हैं। जिन लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं या अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और ये हमारे एसेट होते हैं। तो मैं मशीनरी में कमी कर दूंगा, और साथ ही डेटर का कॉलम बना के उसमें इजाफा कर दूंगा। इसी तरह सोल्ड फर्नीचर टू अब्दुल्ला, मैंने फर्नीचर अब्दुल्ला को बेचा, तो फर्नीचर में कमी हो जाएगी और साथ डेटर में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पैसे लेने हैं। सोल्ड बिल्डिंग टू अब्दुर्रहमान, हमने अब्दुर्रहमान को बिल्डिंग बेची, तो बिल्डिंग में कमी हो जाएगी और डेटर में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब्दुर्रहमान मेरा डेटर बन रहा है, मैंने उससे पैसे लेने हैं। क्लियर हो गया आपको? अब आगे चलिए हम एक्सपेंसेस की एंट्री पूछते हैं, समझते हैं। जैसे पेड रेंट आ जाए, मैंने रेंट अदा किया, तो मुझसे क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश में कमी हो जाएगी और साथ कैपिटल में कमी हो जाएगी। कैश में कमी और कैपिटल में कमी। इसी तरह अगर पेड सैलरी आ जाए, कैश में कमी, कैपिटल में कमी। पेड कमीशन आ जाए, कैश में कमी, कैपिटल में कमी। क्लियर हो गया? यानी कि कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल में कमी होगी। पेड सैलरी कैश में कमी, कैपिटल में कमी। पेड वेजेस कैश में कमी, कैपिटल में कमी। और पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश जा रहा है, कैश में कमी होगी, साथ ही कैपिटल में कमी होगी। यानी कि कैपिटल में कमी तब होती है जब हमारा कोई एक्सपेंस होता है, हमारा कोई खर्चा होता है, अखराजात होते हैं। जब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या अखराजात होते हैं तब हम कैपिटल में कमी करते हैं, और जब हमारी कोई इनकम होती है या रेवेन्यू होती है तब हम कैपिटल में इजाफा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये आपको एक्सपेंस की बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक दो मिसालें और सुन लें। पेड इंटरेस्ट कैश में कमी, कैपिटल में कमी। ठीक हो गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इनकम की एंट्रियां सीखते हैं, रेवेन्यू की एंट्री सीखते हैं। कैसे? रिसीव रेंट, मैंने रेंट वसूल किया। जब कोई शख्स मुझे रेंट देगा तो मुझे वो कैश देगा, मेरे पास कैश में इजाफा हो रहा है, कैश में इजाफा करेंगे, साथ ही हम, ये हमारी आमदनी है, कैपिटल में इजाफा करेंगे। रिसीव कमीशन, मैं कमीशन वसूल कर रहा हूं, कैश में इजाफा होगा, साथ ही हमारे कैपिटल में इजाफा होगा। रिसीव इंटरेस्ट, कैश में इजाफा होगा, कैपिटल में इजाफा होगा। लेकिन अगर मैं पेड की एक और बात आपको समझा दूं कि जैसे पेड रेंट आ जाए, ये खर्चा है, पेड रेंट बाई चेक, मैंने चेक दिया तो मेरे पास बैंक में कमी होगी। ठीक है? मैं बैंक में कमी करूंगा, साथ अपने कैपिटल में कमी करूंगा, क्योंकि जब मैं किसी को चेक दूंगा ना तो कैश नहीं दे रहा, वो बंदा मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा और यूं मेरे बैंक अकाउंट में कमी हो जाएगी। तो बैंक में कमी कर दूंगा, साथ में कैपिटल में कमी कर दूंगा। पेड सैलरी बाय चेक, बैंक में कमी, कैपिटल में कमी।
तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको कुछ चीजें समझा दी हैं। सबसे पहले मैंने ये समझाया कि बिजनेस जब शुरू करते हैं तब क्या करते हैं। अगर कैश से शुरू करेंगे, कैश में इजाफा, कैपिटल में इजाफा, 2-3 चीजों से शुरू करेंगे तो 2-3 चीजों के कॉलम बन जाएंगे, उनमें इजाफा कर देंगे, साथ सबको जमा करके हम कैपिटल में इजाफा कर देंगे। इसी तरह अगर हम नकद कोई चीज खरीदेंगे, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, कैश हमसे जा रहा है, कैश में कमी हो जाएगी, बिल्डिंग में इजाफा हो जाएगा। परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो कैश में कमी कर देंगे, मशीनरी में इजाफा कर देंगे। और अगर उधार खरीदेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद, तो गुड्स में इजाफा कर देंगे, साथ हमारे क्रेडिटर में इजाफा हो जाएगा, कर्जे में इजाफा हो जाएगा। और जब हम नकद बेचते हैं, सोल्ड सप्लाईज फॉर कैश, सोल्ड सॉरी बिल्डिंग फॉर कैश, मैंने बिल्डिंग नकद बेची तो बिल्डिंग में कमी हो जाएगी, कैश में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर उधार बेचेंगे, सोल्ड मशीनरी टू अली, मैंने अली को मशीनरी बेची तो मशीनरी में कमी हो जाएगी, साथ मेरे पास डेटर आ रहा है, मेरे पास पैसे मैंने अभी लेने हैं, कैश नहीं आ रहा, कैश में इजाफा नहीं होगा क्योंकि कैश आ नहीं रहा, तो डेटर में इजाफा हो जाएगा। तो यहां पर 2 बातें और ध्यान रखें कि जब हम उधार खरीदते हैं, जब मैंने कोई चीज उधार खरीदी है तो जो चीज मैं खरीद रहा हूं उसमें इजाफा होगा, साथ हमारे कर्जे में इजाफा होगा। और जब मैं कोई चीज उधार बेचता हूं तो जो चीज मैं बेचता हूं उसमें कमी होगी और साथ ही मेरे डेटर में इजाफा होगा। जब खरीदता हूं तो क्रेडिटर में इजाफा होगा, क्रेडिटर का मतलब पैसे देने हैं, और जब बेचता हूं तो डेटर में इजाफा होगा, डेटर का मतलब पैसे लेने हैं। और अगर कोई खर्चे की एंट्री आ जाए, कैश में कमी, कैपिटल में कमी, पेड सैलरी, कैश में कमी, कैपिटल में कमी, किसी के साथ पेड आ जाए, कैश में कमी, कैपिटल में कमी। और अगर कोई रिसीव की एंट्री आ जाए, रिसीव रेंट, कैश में इजाफा, कैपिटल में इजाफा। तो इस तरह की चंद एंट्रीज मजीद। और अगर मैं ड्राइंग्स करता हूं, ड्राइंग्स क्या होती हैं कि मालिक कारोबार से कोई कैश या कोई भी दूसरा एसेट अपने जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, ठीक है, तो अपने कारोबार से उठाए और घर में ले जाए, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। कैसे? मालिक ने ट्रांजैक्शन आएगी, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपया, हमने 5,000 रुपया कारोबार से निकाला और घर में ले गए। कारोबार के कैश में कमी और साथ ही ये बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा है, ये कैपिटल में भी कमी होगी, ठीक है। विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स में कमी, कैपिटल में कमी, ठीक हो गया। तो यहां पे आपको पता चल गया कि ड्राइंग्स की एंट्री ऐसे होती है। कि अब एक आखिरी एंट्री और समझाता हूं, उसके बाद हम जो है ना इस वीडियो को क्लोज अप करते हैं। आखिरी एंट्री समझ रहे कि जब कोई फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट मैंने पहले बताया था, जो ऐसा एसेट जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। कैसे? जैसे मशीनरी हो गया, उसके बाद बिल्डिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद कोई मोटर कार हो गई, इस तरह की जो चंद चीजें हैं उसकी डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी फरसूदगी होती है, या हम एक आसान सा लफ्ज भी लोग यूज करते हैं, घिसावट होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डाउन होती है। जैसे ट्रांजैक्शन आएगी, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 2000, कि फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपए से कम हो गई है, तो आप फर्नीचर में कमी कर देंगे, साथ ही आप कैपिटल में कमी कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। मैंने पहले आपको बताया कि बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होगा वो कैपिटल में कमी होगा, और बिजनेस की जो भी इनकम होगी वो कैपिटल में इजाफा होगा। क्लियर हो गया आपको? तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक चीजें। अगर ये चीजें आपको आ गई हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपको इक्वेशन का चैप्टर 90% आ चुका होगा, और 10% जब आप क्वेश्चन करेंगे फिर क्लियर अप हो जाएगा। तो मजीद अकाउंटिंग इक्वेशन के तमाम जो क्वेश्चंस हैं उसकी हम अलग अलग वीडियोस आने वाले लेक्चर्स में अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई इस लेक्चर के मतलब क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आपको इसके जवाब भी दे दूं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी के हर इम्तिहान में कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अल्लाह हाफिज।